सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मतलब सेबी ने म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस को लेकर के कई सारे बदलाव किए हैं। और ये जो बदलाव हैं ये 1996 के बाद लगभग कह सकते हैं कि 30 सालों के बाद ये सारे बदलाव सामने आए हैं। और इनका उद्देश्य यही है कि ट्रांसपेरेंसी थोड़ा बढ़ाई जाए और इन्वेस्टर्स के ऊपर पड़ रहा जो कॉस्ट है उसको थोड़ा रिड्यूस किया जाए, जिससे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फील्ड में आए। तो हम इसको समझते हैं कि आखिर ये बदलाव आखिर हुए क्या हैं, इससे क्या चेंज पड़ेगा, इम्पैक्ट क्या आएगा और कैसे कैसे इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो आपको वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप इसे लाइक करें, इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे बड़ा जो बदलाव हम कह सकते हैं वो सेबी ने किया है टोटल एक्सपेंस रेशियो को लेकर के। आपको पता है कि म्यूचुअल फंड जब आप खरीदते हैं या फिर आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा, तो उसमें क्या होता है कि एक एक्सपेंस रेशियो होता है TER। मतलब ये कि जो भी इस म्यूचुअल फंड को, समझिए बकेट है, इसमें बहुत सारे जो शेयर्स हैं वो पड़े हुए हैं, तो इस बकेट को जो भी मैनेज कर रहा होगा, जो भी AMC होगी, वो क्या करेगा, जो फंड मैनेजर होगा वो आपसे कुछ ना कुछ पैसा चार्ज करेगा कि भाई वो इसको एक्टिवली देख रहा होगा कि कौन सा शेयर बेचना है, कौन सा खरीदना है, किसको किस रेशियो में रखना है, वो सारी चीज़ें। तो उसको लेकर के टोटल एक्सपेंस रेशियो बनता है। अब इस टोटल एक्सपेंस रेशियो में मैनेजमेंट फीस होती है, ब्रोकरेज का कॉस्ट होता है और इसके अलावा गवर्नमेंट की जो स्टैट्यूटरी लेवीज होती हैं, GST, STT, स्टैम्प ड्यूटी, बाकी जो एक्सचेंज के चार्जेस वगैरह होते हैं, वो सबको मिला करके टोटल एक्सपेंस रेशियो बनता है। तो ये जो पहले था, ये जो टोटल एक्सपेंस रेशियो हुआ करता था, ये बस यही हुआ करता था। अब इसमें अगर किसी कोई मान लीजिए टोटल एक्सपेंस रेशियो अगर किसी ने पे किया हुआ है या फिर आपको अगर लगा है कि मान लीजिए 1000 रुपये लगा टोटल एक्सपेंस रेशियो के तौर पे फीस, लेकिन आपको इसमें यह नहीं पता है कि इस एक्सपेंस रेशियो में से मैनेजमेंट फीस कितनी गई, ब्रोकरेज कॉस्ट कितना गया, या फिर जो बाकी के जो चार्जेस हैं, स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी लेवीज हैं, वो कितनी गई, नहीं पता। बस आपको इतना पता है टोटल इतना पैसा गया है। अब इसी को ट्रांजिशन किया गया है नए रूल में। अब ये कहा गया है अब जो टोटल एक्सपेंस रेशियो है उसकी जगह अब ये बेस एक्सपेंस रेशियो टर्म का इस्तेमाल होगा और उसके साथ जो अनबंडल्ड चार्जेस हैं वो आएंगे। मतलब जो टोटल एक्सपेंस रेशियो है अब वो कुछ इस तरीके से काम करेगा। मतलब इसमें एक बेस एक्सपेंस रेशियो होगा जिसमें मैनेजमेंट फीस होगी, जो AMC चार्जेस होते हैं। AMC का मतलब यहाँ पे एसेट मैनेजमेंट कंपनी से, जो कि म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहा है, तो उसके जो चार्जेस होंगे वो आएंगे। इसके अलावा जो चार्जेस हैं जैसे ब्रोकरेज हो गया, जो रेगुलेटरी लेवीज हैं, सेबी एक्सचेंज फीस हो गई, जो स्टैट्यूटरी लेवीज हैं, GST, STT, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह, वो अलग से यहाँ पे आपको दिखेंगे। मतलब अब ये कि अब मान लीजिए आप 1000 रुपये ही पे कर रहे हैं, लेकिन अब आपको समझ में आ पाएगा कि 600 रुपये हमारे मैनेजमेंट फीस में गए हैं, उसके अलावा 100 रुपये ब्रोकरेज में गए हैं, इसके अलावा 150 रुपये गए हैं आपके जो स्टैट्यूटरी लेवीज हैं, इसके अलावा 150 रुपये गए हैं हमारे रेगुलेटरी लेवीज में, तो टोटल मिला के 1000 रुपये गए। तो आपको ये समझ में आ पाएगा कि अब मैनेजमेंट फीस मतलब इस आपके फंड को मैनेज करने के लिए जो फीस है वो आखिर कितनी ली गई है, और इससे आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। वरना इसमें तो कुछ पता ही नहीं रखता था। हो सकता है कि जो बाकी चार्जेस हैं, पहले हो सकता था कि मैनेजमेंट फीस के नाम पे आपसे 700 रुपये चार्ज किया जा रहा था और बाकी केवल फीस 300 रुपये ही थी, और आपको इसमें समझ ही नहीं आता था कि भाई इसमें क्या चार्जेस किए गए हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसको इसीलिए बदलाव किया गया है। अब जो टोटल एक्सपेंस रेशियो होगा वो कुछ ऐसे दिखेगा कि उसमें बेस एक्सपेंस रेशियो होगा, ब्रोकरेज होगा, रेगुलेटरी लेवीज होगी और स्टैट्यूटरी लेवीज होंगी। मतलब ट्रांसपेरेंसी अब आएगी, जो भी इन्वेस्टर होगा उसे समझ में आ पाएगा कि जो भी उसकी AMC है वो किस तरीके से काम कर रही है। इसमें ब्रोकरेज आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझिए कि जो फंड मैनेजर होगा वो फंड को खरीदता और बेचता है जब, तो उस पर कुछ ना कुछ फीस लगती है, ब्रोकरेज को जो दी जाती है जहां से वो इसको खरीद रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ब्रोकरेज चार्जेस भी लगते हैं। तो आपको ये भी समझ में आ पाएगा कि जो फंड मैनेजर है वो कितना बार उसने ट्रांजैक्शन इस तरह का किया है, उसको ब्रोकरेज के तौर पे कितना पैसा यहाँ पे करना पड़ा है। तो ये बहुत ही कह सकते हैं इंपॉर्टेंट और एक कह सकते हैं सबसे बड़ा बदलाव किया गया है म्यूचुअल फंड के केस में। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जब ये हमारा BER आ गया तो इसके लिए जो जो लिमिट थी, जो कैप्स थे, उसको अब फिर सेबी ने कम किया है, ताकि जो बाकी के जो लेवीज वगैरह आ रहे हैं, स्टैट्यूटरी हो चाहे रेगुलेटरी लेवीज हो, उनका स्थान यहाँ पे आएगा। जैसे अब मैं यहाँ पे कुछ ही बता रहा हूँ, 3-4 ऐसे बता दे रहा हूँ, बाकी इसमें बहुत बड़ा सा इसमें है, AMCs के ऊपर अलग चार्जेस में लिखे गए हैं, तो पूरी टेबल ही आती है। तो एग्जाम के लिहाज से इतना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा समझना। बाकी आप चाहेंगे तो टेबल का भी मैं आपको यहाँ पे फोटो दिखा दूंगा, आप उससे देख सकते हैं। तो इसमें जैसे इंडेक्स फंड हो गया, जो ETFs होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं, पहले जो उस पे कैप था कि 1% ले सकते थे TER, अब जो नया आएगा वो 0.90% होगा।
समझे। फिर क्लोज एंडेड जो इक्विटीज स्कीम होती है जिसमें 1.25% होता था पहले, ये मैक्सिमम है कि ये कैप था कि इससे ज्यादा नहीं ले सकते, अब वो 1% पे आ गया। ऐसे ही क्लोज एंडेड नॉन इक्विटी जो स्कीम्स होती हैं उस पर 1% था, अब इसको 0.80 पे कर दिया गया। फंड ऑफ फंड्स जो होते थे जिसमें इक्विटी 65% से ज्यादा है तो 2.25% होता था, तो अब ये 2.10% कर दिया गया है। बाकी जो इक्विटी जिसमें 65% से कम है उसका यही है आपका, जैसे ये 1% है तो वो 0.90% कर दिया गया है। तो ऐसे बहुत सारे इसमें जो कैप हैं वो नए आए हैं, वो आप देख सकते हैं। बाकी इसमें एक बड़ा बदलाव क्या किया गया है, एक 5 बेसिस पॉइंट का जो है एग्जिट लोड लगा करता था पहले, मतलब जो एएमसीज होती थी उनको ये कहा गया था कि वो लगा सकते हैं, लगाते ही थे वो, है ना। तो जो ये 5 बेसिस पॉइंट का जो एग्जिट लोड होता था उसको अब अबॉलिश कर दिया गया। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि जो 1% होता है वो मिला करके होता है 100 बेसिस पॉइंट के। ये टर्म आप समझिएगा, फाइनेंस के रिलेटेड अगर आप न्यूज देखते हैं तो हमेशा जब भी आप बदलाव देखेंगे, चाहे आरबीआई से रिलेटेड न्यूज हो, पॉलिसी रेट बढ़ रहा हो, चाहे यहाँ पे हो सेबी से रिलेटेड, बेसिस पॉइंट में होता है। तो 1% बराबर 100 बेसिस पॉइंट के होता है। तो अगर मैंने कहा कि 5 बेसिस पॉइंट था तो इसका मतलब क्या हुआ, ये था 0.05% का यहाँ पे आपके ऊपर लेवी लग रहा था एग्जिट लोड। एग्जिट लोड क्या होता है, इसे आप अगर सिंपल टर्म में ऐसे समझिए, जैसे आपने कोई एफडी करा रखी है और आप उसे प्री मेच्योर जो है विड्रॉल करते हैं तो बैंक आप पे कुछ ना कुछ पेनल्टी लगा दे, है ना। तो इस तरह से ये एग्जिट लोड होता था। लेकिन ये एग्जिट लोड ऐसा है कि मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है लेकिन आप साल भर से पहले उसमें पैसा निकाल रहे हैं, तो वो अगर कोई साल भर से पहले पैसा निकालेगा तो 5 बेसिस पॉइंट का एग्जिट लोड जो है लगेगा। किसके ऊपर, सबके ऊपर लग जाएगा। तो ऐसे में आपने अगर मान लीजिए पैसा कभी ना भी निकाला हो लेकिन फिर भी आपको 5 बेसिस पॉइंट का एग्जिट लोड झेलना पड़ेगा, है ना, जो कि सबके ऊपर ऐसा डिवाइड होगा। तो ऐसे में यहाँ पे इसलिए पहले इसको रखा जाता था ताकि लोग अगर इस तरह से पैसा निकाल रहे हैं, कम समय के लिए लगा रहे हैं, तो जो फंड मैनेजर हैं या फिर जो एमसीज हैं उनके लिए जो भी कैश का क्रंच ऐसा आता हो या फिर जो इस तरह की मुश्किलें आती हों फंड मैनेज करने में, वो वहाँ पे उनको मिल सके। और एक तरह से समझ सकते हैं कि लोगों को भी थोड़ा ऐसा दबाव रहेगा कि जल्दी पैसा जो है टाइम से पहले नहीं निकालना है। तो ये जो था अब इसको एबॉलिश कर दिया गया, मतलब इसको हटा ही दिया गया। तो अब इससे क्या होगा, ये समझिए कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके ऊपर ये 0.05% का जो एक्सपेंस लग रहा था अब नहीं लगेगा। तो ये जो होगा ये उनका इन्वेस्टमेंट ही समझिए हो जाएगा, मतलब उनको कॉस्ट कम पड़ेगी म्यूचुअल फंड की। और आप सोचेंगे ये तो बहुत कम है, आप समझिए म्यूचुअल फंड कोई एक साल के लिए तो रखता नहीं है, म्यूचुअल फंड कई सालों तक लगता है और कई सालों में कंपाउंडिंग इफेक्ट देता है। तो जैसे आपकी कमाई पे कंपाउंडिंग इफेक्ट आपको देखने को मिलता है वैसे आपके खर्च पे भी कंपाउंडिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट ये रूल किया गया है ताकि जो इन्वेस्टर्स का कॉस्ट है उसको रिड्यूस किया जा सके। फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पे कुछ सेबी ने ब्रोकरेज कॉस्ट को लेकर के भी चेंजेस किए हुए हैं। जो हाई ब्रोकरेज कॉस्ट पे करते थे म्यूचुअल फंड जो स्टॉक ब्रोकर्स को, उनके ऊपर कैप लगाई गई है। अब ये कैप पहले कितनी थी, जैसे कैश मार्केट ट्रांजेक्शन करना है तो जो ब्रोकरेज कैप था अब इसको रिड्यूस करके 6 बेसिस पॉइंट कर दिया गया है, जो पहले 12 बेसिस पॉइंट के पास था। तो पहले 12 बेसिस पॉइंट पे करते थे म्यूचुअल फंड वाले, किसको, स्टॉक ब्रोकर्स को। अब वो केवल 6 बेसिस पॉइंट जो है पे करेंगे, अप टू 6 बेसिस पॉइंट ये है। और वहीं पे जो डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन्स हैं इनको अब कम करके 2 बेसिस पॉइंट कर दिया गया है, और जो पहले 5 बेसिस पॉइंट हुआ करता था। मतलब इतना पैसा पे करते थे म्यूचुअल फंड वाले स्टॉक ब्रोकर्स को। ये क्यों पे करते थे, ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए कोई फंड मैनेजर है और उसको लग रहा है कि वो एचडीएफसी बैंक का कोई शेयर उसको खरीदना है, तो अगर वो शेयर खरीदेगा स्टॉक ब्रोकर से तो होगा क्या, वो उसको ब्रोकरेज देना पड़ेगा ना। तो वो ब्रोकरेज जो होता था वो 12 बेसिस पॉइंट के आसपास हुआ करता था, अब वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 बेसिस पॉइंट के आसपास रहेगा। और आप सोचेंगे कि इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा एक तो जो इन्वेस्टर हैं उनकी कॉस्ट बचेगी। भाई यहाँ पे जो भी पे किया जा रहा है, कहीं पर भी कोई खर्चा हो रहा है तो वो म्यूचुअल फंड या एएमसी उसको बियर नहीं कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड मैनेजर अपनी जेब से नहीं लगा रहा। वो सारा का सारा कॉस्ट अल्टीमेटली आता किस पे है, जो इन्वेस्टर होता है उस पे ही तो आता है। तो अगर कॉस्ट को ही कम किया जाएगा तो इन्वेस्टर की ही तो भलाई होगी, है ना। दूसरी बात, ये कई बार ऐसा भी देखने को मिला था कि जो ब्रोकरेज हैं या जो म्यूचुअल फंड मैनेजर कंपनीज हैं वो कई बार
मतलब केवल जो ब्रोकरेज है, मान लीजिए फ्रेंडली कोई ब्रोकर है तो उसको फायदा पहुंचाने के लिए, कमीशन देने के लिए कई बार ऐसे बार बार जो रिपीटेड जो ऐसा ट्रेड कर लेते थे, जिसकी वजह से जो 12 बेसिस पॉइंट के हिसाब से उनको पैसा प्राप्त होता था, है ना। तो ये जो होता था अब इसमें कमी देखने को मिलेगी, भाई अब केवल 6 बेसिस पॉइंट ही रहेगा, अब ज्यादा पैसा ही नहीं मिलेगा। तो ऐसे केस में होगा क्या, जो इस तरह के स्कीम्स चल रहे थे उनके, वो आपके खत्म हो पाएंगे। वहीं पे अगर हम बात करें जो डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन्स जैसे यहाँ पे बताए गए हैं, डेरिवेटिव को आप ऐसे समझिए कि ये जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जैसे आप ऐसे शेयर मार्केट में समझिए जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, हेज करते हैं आने वाले संकट के लिए, तो उस तरह का जो यहाँ पे ट्रांजेक्शन होता है उसको कहा जाएगा डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन। तो उस पर भी आप कैप लगा दीजिए 2 बेसिस पॉइंट की। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो सेबी ने ये सारे बदलाव किए, इसके अलावा और यहाँ पे कुछ चेंज किया, तो कुछ कंप्लायंसेस फ्रेमवर्क को लेकर के भी चेंज किए गए हैं म्यूचुअल फंड ऑपरेशंस के। जैसे अब जो है रेशनलाइजेशन ऑफ रिपोर्टिंग करी गई है, मतलब जो ट्रस्टीज मीटिंग हुआ करती थी एनुअल, जो कई सारी मीटिंग शायद यहाँ पे 6 थी, इतना एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है, उसको अब कम कर दिया गया। उसके अलावा जो हाफ ईयरली जो पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर हुआ करता था, वो अलग से देना पड़ता था हर एक म्यूचुअल फंड या एएमसी को, उसको भी अब खत्म कर दिया गया है, क्योंकि अब डिजिटल जमाना आ चुका है। अब हाफ ईयरली में फिजिकली जाकर के देने की जरूरत नहीं, अब बहुत उससे ज्यादा फ्रिक्वेंसी पे, मंथली बेसिस पे भी डिजिटली वो जाता रहता है ना। बाकी अगर इसमें दूसरे यहाँ पे बदलाव की बात करें तो है एलिमिनेशन ऑफ डुप्लीकेटिव फाइलिंग्स। अब क्या हुआ है कि पहले जो भी ट्रस्टीज हुआ करते थे म्यूचुअल फंड में, उनको अपना जो पर्सनल उन्होंने जो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स वगैरह में खर्च किया है, उसको जो है अलग से रिपोर्ट करना पड़ता था सेबी को। लेकिन अभी हाल फिलहाल में सेबी ने म्यूचुअल फंड को भी प्रोहिबिटेशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन के अंतर्गत ला दिया है, जो शेयर मार्केट में होता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग से बचाने के लिए। तो अब म्यूचुअल फंड को भी उसमें ला दिया है। तो उसकी वजह से होता क्या है कि ये जो फाइलिंग है वो जो ट्रस्टीज होते हैं उनको इसी के तहत करनी होती है। तो अब अलग से जाकर के सेबी को फिर से फाइलिंग करने की जरूरत नहीं है, उसको भी खत्म किया गया है। इसके अलावा डिजिटल फर्स्ट डिस्क्लोजर भी यहाँ पे किया गया है, मतलब जो एएमसीज होती हैं अब उनको न्यूज़पेपर में फिजिकली जाकर के एडवर्टीजमेंट नहीं देने हैं, या फिर कोई न्यूज़ ऐसा लगानी है कि भाई कुछ खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, कोई फीस बढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए न्यूज़पेपर में जाकर के छपवाने की बाध्यता खत्म हो चुकी है। अब वो ऑनलाइन मॉनिटरिंग के जरिए या फिर ईमेल, एसएमएस, वेबसाइट डिस्क्लोजर्स के जरिए भी जो है आसानी से डिजिटल फर्स्ट अप्रोच के थ्रू ये सारी सूचनाएं पहुंचा सकते हैं। तो ये यहाँ पे अनुमति मिली। इसके अलावा जो बोरोइंग फ्रेमवर्क है उसको भी थोड़ा स्ट्रीमलाइन किया गया। जैसे जो इक्विटी इंडेक्स फंड या ईटीएफ्स हुआ करते थे, उसमें जो बोरोइंग जो है उसको अलाउ किया गया है, ताकि जो एग्जीक्यूशन नीड होती है उसको फुलफिल किया जा सके। मतलब इस तरह के जो फंड होते हैं ना ईटीएफ वाले, ये इनमें कैश ना बहुत कम होता है, कैश ये ज्यादा हेल्ड करते ही नहीं है, और इस वजह से कभी अगर इनको कोई ऐसा मतलब कुछ ऐसा खरीदना बेचना हो, वहाँ पे कुछ ऐसा कैश की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए एग्जीक्यूशन के लिए इनको कैश यहाँ पे बोरोइंग की ये परमिशन दी गई। इसके अलावा जो इंट्राडे बोरोइंग होती है उसको भी यहाँ पे परमिट किया गया है। इंट्राडे बोरोइंग क्यों होती है, मान लीजिए कोई म्यूचुअल फंड किसी ने ले रखा है और उसने सुबह जो है रिडम्पशन की रिक्वेस्ट डाल दी मॉर्निंग में हो सकता है जो एएमसी है या फंड मैनेजर उसके पास तक कैश हो ही नहीं, पैसा हो नहीं कि उसको पे कर सके। तो ऐसे में वो क्या करेगा, उसको पे करने के लिए वो उसको जो अपने एसेट्स हैं वो बेचने पड़ेंगे, है ना, औने पौने दाम में भी बेचने पड़ेंगे। तो इससे बचने के लिए ये किया गया इंट्राडे बोरोइंग, कि आपको बस दिन भर की, मतलब सुबह आप बोरो कर सकते हो, शाम तक वो पैसा लौटा दो, इंट्राडे बोरोइंग, ताकि जो टाइमिंग का मिसमैच हो ये ना होने पाए कि अगर कोई ऐसा लगा भी रहा है रिडम्पशन के लिए तो उसको पैसा भी मिल जाए इन्वेस्टर्स को, और जो यहाँ पे एएमसी है उसको भी इस तरह का नुकसान ना झेलना पड़े कि बेवजह के जो एसेट्स हैं उनको बेचना पड़े। तो इसको भी अलाउ किया गया है। तो ये कह सकते हैं कुछ कंप्लायंस ईज किया गया है। हम ये समझ लेते हैं कि जो सारी चीजें करी गई हैं इससे डायरेक्ट बेनिफिट इन्वेस्टर को होगा कैसे। तो आप सबसे पहले समझिए कि जैसे ही कॉस्ट लोअर होगी उसका डायरेक्ट बेनिफिट किसको प्राप्त होगा, इन्वेस्टर को प्राप्त होगा। मतलब कॉस्ट जितनी कम होगी, जैसे बीईआर को लिमिट कर दिया गया कि वो अलग से वो दिखाया जाएगा, तो इससे एक तो जो डिसीजन है वो अच्छा ले पाएगा जो भी इन्वेस्टर है। इसके अलावा जो ब्रोकरेज कैप वगैरह कम करी गई हैं, बीईआर को की लिमिट को भी कैप किया गया है, कम किया गया है। तो जो कास्ट कम हो रहा है, 5 जो बेसिस पॉइंट का एग्जिट रेट हटा दिया गया, तो उसका जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है देखने को मिलेगा। मतलब आपको लग रहा होगा ये तो बहुत छोटा छोटा चेंज है, लेकिन ये एक बड़े अमाउंट पे लग रहा चेंज है, और ये 1 साल नहीं बल्कि 10-15 साल या उससे ज्यादा के समय तक लगेगा। तो इसकी वजह से होगा क्या, जो एनएवी की वैल्यू होगी वो हाईयर होगी, रिटर्न जो है अच्छे मिलेंगे, कॉस्ट जैसे ही कम होगी, तो इसमें इन्वेस्टर का फायदा होगा। इसके अलावा ये ट्रू टू लेवल ट्रांसपेरेंसी होने वाली है। मतलब
अभी तक जैसे टीआर था, अब आपको ये बता दिया किसी भाई म्यूचुअल फंड मैनेजर ने कि आपको 1,000 रुपए आपके लगे हैं टीआर के रूप में, लेट से, ऐसा मैं सिंपल टर्म में बात कर रहा हूँ, तो आपको इसमें ये पता ही नहीं कि ये टीआर के रूप में जो 1,000 रुपए लगे हैं, इसमें से म्यूचुअल फंड ने मैनेजमेंट फीस कितनी ली है अपनी फंड को मैनेज करने के लिए, उसके अलावा उसमें जो टैक्सेस हैं वो कितने गए हैं, उसमें ब्रोकरेज चार्ज कितने हैं, कुछ नहीं पता। लेकिन अब पता होगा क्योंकि अभी अलग से दिखाया जाएगा, जो बीईआर होगा वो अलग बताया जाएगा, जो गवर्नमेंट टैक्सेस वगैरह होंगे वो अलग बताए जाएंगे। तो इसकी वजह से आपको पता चल पाएगा कि एक्चुअल में कहीं पर इस तरह का हिडन कॉस्ट लग रहा हो या फिर ज़्यादा आपसे मैनेजमेंट फीस ली जा रही हो, ये सारी चीज़ें आप आसानी से समझ पाएंगे और इसके आधार पे आप आसानी से अपना डिसीजन भी ले पाएंगे। मतलब आप समझ पाएंगे कि भाई कहाँ पे आपको करना है, जो यहाँ पे कहा जाए ना सिंप्लीफाइड कंपैरिजन आप कर पाएंगे कि भाई कौन सा बेहतर है, किसकी बीईआर की एफिशिएंसी अच्छी है, कहाँ पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ब्रोकरेज दिया जा रहा है, वो सारी चीज़ें हम आसानी से कर पाएंगे। इसके अलावा जो पोर्टफोलियो की चर्निंग हुआ करती थी, जो हाई ब्रोकरेज कॉस्ट की वजह से, कि भाई बेवजह के जो ट्रेड हैं वो किए जा रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि जो 12 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे हाई ब्रोकरेज लग रहा है उससे फ़ायदा मिल सके, तो अब इसको कम करके 6 बेसिस पॉइंट कर दिया गया। तो अब ये जो है वो भी अब जो है नहीं होगा, क्योंकि अब इतना करने के लिए कई बार जो है ट्रेड करना पड़ेगा, डबल ही हो जाएगा वो। तो इसकी वजह से होगा क्या, यहाँ पर भी जो इन्वेस्टर है उसकी कॉस्ट बचेगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो ट्रांसपेरेंसी बेहतर होगी, ज़्यादा बेहतर डिसीजन ले पाएंगे इन्वेस्टर, और कॉस्ट कम होने से जो कह सकते हैं कि उनका जो इन्वेस्टमेंट है उसके रिटर्न हाई मिलेंगे, एनएवीज जो है हाइयर होंगी। अभी तक ऐसा कहा जा रहा है। तो ये थी पूरी वीडियो, आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। बाकी आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।